गाइस, आज मैं लेके आई हूँ पैथोलॉजिकल ट्रैपिंग मांगा का चैप्टर 117 और 118। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि मू जियान ने जो भी पहले किया है, मू जियान उन सब के लिए ली से माफ़ी मांगता है। मू जियान ली को बताता है कि उसने महल में ली के लिए एम्प्रेस का ओढ़ा रखा है। मू जियान ली से पूछता है, क्या आपको ये ओढ़ा पसंद आया? चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 117 की स्टार्टिंग में ली गुस्से से मू जियान को कहता है, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? आखिर मुझे ये चीज कैसे पसंद आ सकती है? ली वहाँ से जाने लगता है, पर मू जियान बीच में अपनी राट कर देता है। ली ये देखकर गुस्से से मू जियान को कहता है, मुझे जाने दो। मू जियान हंसते हुए कहता है, मैंने कब आपको रोका? आप जाइए मेरे ऊपर से। यह सुनकर ली चिढ़ाते हुए कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इससे डर जाऊंगा? मैं तुम्हारे ऊपर से जाऊंगा। और ली जैसे ही मू जियान के ऊपर से जाने लगता है, ली गिरने लगता है। ये देखकर ली शॉक हो जाता है, पर ली के गिरने से पहले ही मू जियान ली को पकड़ लेता है और अपनी बाहों में भर लेता है। ली चिढ़ाते हुए मू जियान को कहता है, मू जियान, क्या तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती? तुम मुझे फिर से धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। ये सुनकर मू जियान हंसते हुए कहता है, क्या आपको एम्प्रेस का ओढ़ा पसंद नहीं आया? तो कोई बात नहीं, वैसे भी एम्प्रेस के पास काफ़ी चढ़े काम होते हैं। मू जियान ली के कान में कहता है, तो फिर मैं आपको उप महारानी बना देता हूँ। इससे आप मेरे साथ हर दिन रह सकेंगे। मैं आपके लिए एक सुंदर सा चैम्बर भी बना दूंगा, बिल्कुल मेरी स्टडी के पास में। यह सुनकर ली को मू जियान के ऊपर काफी चढ़ी गुस्सा आता है और मू जियान के गाल पर एक ली से जोरदार थप्पड़ पड़ जाता है और मू जियान काफी चढ़ी शॉक हो गया था। और ली काफी गुस्से से मू जियान की ओर देख रहा था और ली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये देखकर मू जियान ली का चेहरा पकड़ लेता है और फिकर से कहता है, क्या आपको उपरानी का ओढ़ा भी पसंद नहीं आया? यह सुनकर ली चिढ़ाते हुए कहता है, मू जियान, आखिर तुम मुझे समझते क्या हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अपने आप को बंद करने दूंगा ताकि मैं तुम्हारा हर दिन इंतजार करूंगा कि तुम कब दरबार से आओगे और मेरा इस्तेमाल करोगे? मू जियान कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो बस। तभी ली गुस्से से खड़ा होता है और चिढ़ाकर कहता है, तुम कभी भी कुछ नहीं समझते हो। तुमने तो कभी मुझे इंसान की तरह देखा ही नहीं है। क्या तुम्हें पता भी है प्यार कैसे करते हैं? ये सुनकर मू जियान दो पल के लिए ली की ओर देखता रह जाता है और फिर मू जियान अपने देह पर हाथ रखकर कहता है, कारी किसी ने भी मुझे प्यार नहीं किया है, तो इसलिए मुझे कैसे किसी को किस तरीके से प्यार करना है इस बारे में पता होगा। क्या आप मुझे प्यार करना सिखाएंगे? ये सुनकर ली शांत हो जाता है और ली अपने चेहरे पर हाथ रखकर रोने लगता है। यह देखकर मू जियान काफी चढ़ी शौक हो जाता है और मू जियान ली को पकड़ कर कहता है, आप फिर दीवार से रो क्यों रहे हैं? अगर आप मुझे सिखाना नहीं चाहते हैं तो फिर कोई बात नहीं, मैं आपसे ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। मैं किसी और को ये सब कुछ सिखाने के लिए ढूंढ लूँगा। मैं ये सीख जाऊँगा, ठीक है? ली मू जियान के कंधे पर रोते हुए अपने मन में कहता है, पहले जब मू जियान एक छोटा बच्चा था तब मैं मू जियान का ध्यान रखता था और उसकी पीठ सहलाते हुए उसका मन फुसलाता था।
इसके अलावा पहले मैं हर दिन मूर्जियाँ को कहानियाँ सुनाता था, पर अब टाइम बीत चुका है और हमारे बीच में काफ़ी कुछ हो चुका है। पर अब मुझे फुसलाया जा रहा है। ये रोने के बाद मूर्जियाँ से पीछे हटता है और कहता है, अब तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? हरी अबे मन में कहता है, अभी तो ये काफ़ी ज़्यादा ही बातें कर रहा था। मूर्जियान स्माइल करते हुए कहता है, अच्छा रहेगा अगर मैं प्यार करना जब तक सीख नहीं जाता तब तक मैं कुछ भी ना बोलूं। अगर मैंने फिर दीवार से कुछ गलत बोल दिया तो आप फिर दीवार से उदास हो जाएंगे। ये सुनकर ही बेहोश हो जाता है। हरी मूर्जियां को कहता है, इडियट। नेक्स्ट सीन में हमें जेई का सीन दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है मूर्जियां ने जेई कबीले के क्राउन प्रिंस को बंद किया हुआ था और मूर्जियां क्राउन प्रिंस को हर दिन खाना पीना और सुंदर सुंदर 2 लड़कियां भेजता था। पहले तो उस जेई कबीले के प्रिंस ने काफ़ी ज़्यादा ही क्रूर दिखाया और उसने ये सब कुछ मना कर दिया, पर उसने 1-2 दिन के बाद उसने खाना पीना और वो लड़कियों के साथ मौज मस्ती करनी हर रात शुरू कर दी। जो उस जेई के गार्ड्स थे उस समय वो भी उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। हाँ, यह सब देखकर री मूर्जियां को कहता है, वो तो बस एक कैडी है, आखिर तुम उसे इतनी अच्छी जिंदगी क्यों दे रहे हो? क्या ये सब कुछ खराब नहीं है? मूर्जियान हंसते हुए कहता है, किसी को प्यार में डालना काफ़ी ज़्यादा ही आसान होता है। अगर ये क्राउन प्रिंस इनके प्यार में पड़ गया और बाद में जब मैं इसे यही कबीले में वापस भेजूंगा तब यही कबीला अपने आप ही बर्बाद हो जाएगा और हमें एक भी उंगली उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा काम अपने आप ही हो जाएगा। री मूर्जियां को थम्स अप दिखाते हुए अपने मन में कहता है, अच्छा ये होती है एक मेरी की भविष्य देखने की शक्ति। और हमें आगे बताया जाता है कि जनरल रू ने अपने बेटे चाणक्य सुशी के साथ लड़ाई में शामिल हो गए। हाँ, उन दोनों ने मिलकर एक के बाद एक शहर जीते। ये सब देखकर यही कबीले वाले भी चुप नहीं रह सके और उन्होंने जल्द ही एक बातचीत करने वाला दूत मूर्जियां के पास भेज दिया। वो दूत कोई और नहीं एक लड़की थी। उस लड़की को देखकर वहाँ खड़े गार्ड्स कहते हैं, ये तो यही कबीले की दूत है जो एम्पायर को मिलने के लिए आई है। हर एक गार्ड बड़ी हैरानी से अपने मन में कहता है, क्या यही कबीले ने एक लड़की दूत बेची है? वो सब गार्ड्स आपस में बातें करने लगते हैं उस लड़की के बारे में। एक कहता है, क्या तुमने सुना यही कबीले ने जो दूत बेची है वो एक लड़की है। वो काफ़ी ज़्यादा ही सुंदर और डेलिकेट लड़की है। और एक कहता है, वो लड़की यही फैमिली की सबसे छोटी राजकुमारी है। क्या वो बातचीत करने के लिए नहीं बल्कि शादी के लिए यहाँ आई है? तभी री वहाँ पर आ जाता है और री उनसे पूछता है, क्या तुमने मूर्जियां को देखा है? यही कबीले की दूत आ चुकी है पर वो कहीं पर भी नहीं मिल रहा। एक गार्ड डरते हुए कहता है, वो हिज मैजेस्टी ने कहा था कि वो शहर घूमने के लिए जा रहे हैं। ये सुनकर री वहाँ से चले जाता है। री को जाते देखकर वो गार्ड चैन की सांस लेता है। नेक्स्ट सीन में हमें मूर्जियां दिखाया जाता है। मूर्जियां चोरी छिपे आदमियों की बातें सुन रहा था। वो आदमी भी मूर्जियां जैसे ही थे जो कि अपनी वाइफ के साथ कैसे वो सब किया जाए और बच्चे पैदा किया जाए इस बारे में ही बात कर रहे थे। मूर्जियां उन सभी की ये सब बातें काफ़ी ध्यान से सुन रहा था। तभी री वहाँ पर आ जाता है और री वो सब बातें मूर्जियां को सुनता देखकर गुस्से से अपने मन में कहता है,
ये मूर्छियाँ भी ना यहाँ पर खड़ा होकर ये क्या बकवास सुन रहा है। हरी मूर्छियाँ का हाथ पकड़ कर उसे साइड पर लेकर जाता है और गुस्से से कहता है, यही कबीले की राजदूत तुम्हारा इंतजार कर रही है और तुम यहाँ पर किसी की बातें सुन रहे हो। मूर्छियाँ री को चुप रहने का इशारा करता है और कहता है, वो मैं सीख रहा हूँ। यह सुनकर री शौक हो जाता है। मूर्छियाँ आगे कहता है, मैं सीख रहा हूँ कि कैसे किसी को प्यार करते हैं। वो सब भी मेरे जैसे ही हैं। वो सब भी सोचते हैं कि कैसे अपने रवर के साथ वो सब बेड पर किया जाए। और यहीं पर हमारा चैप्टर 117 एंड हो जाता है और चैप्टर 118 स्टार्ट हो जाता है। चैप्टर 118 की स्टार्टिंग में री हैरानी से मूर्छियाँ की ओर देख रहा था और री बड़ी हैरानी से अपने मन में कह रहा था, ये किस तरीके की बकवास यहाँ पर सुने जा रहा है। हरी मूर्छियाँ का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाते हुए कहता है, ये सब चीजें तुम छोड़ो और यही कबीले की राजकुमारी को मिलने के लिए पहले जाओ। पर मूर्छियाँ का ध्यान री की बातों पर नहीं था, बल्कि इस पर था कि री ने उसका हाथ पकड़ा है। नेक्स्ट सीन में री मूर्छियाँ के कपड़े सही कर रहा था और कह रहा था, अब तुम्हारे कपड़े सही हैं। और मूर्छियाँ काफी समाई के साथ री को देख रहा था और मूर्छियाँ की ऐसी समाई देखकर री कहता है, आखिर तुम समाई क्यों कर रहे हो। पर मूर्छियाँ कुछ भी बोलता नहीं है। ये देखकर री अपना सिर पकड़ लेता है और कहता है, तुम बोल दो, मैं गुस्सा नहीं होऊंगा। यह सुनकर मूर्छियाँ हंसते हुए कहता है, कारी, मुझे लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा ही गुणी हैं। अगर इस वक्त हम राजधानी में होते तो आप हर सुबह मेरे कपड़े सही करते और मुझे दरबार में भेजते। यह सुनकर री को काफ़ी ज़्यादा ही गुस्सा आता है और री अपने मन में कहता है, अब मुझे रिग्रेट हो रहा है, आखिर क्यों मैंने इसे बोलने दिया। तभी मूर्छियाँ दूसरी ओर देखता है और उदासी से कहता है, पर छोड़ो, वैसे भी आपको देर तक सोना पसंद है। यह सुनकर री समाई करता है और मूर्छियाँ का हाथ पकड़ कर कहता है, अब बस बहुत हुआ, अपने सपनों से बाहर आओ और राजदूत को मिलने के लिए जाओ। नेक्स्ट सीन में मूर्छियाँ और री उस कमरे में आते हैं जहाँ पर वो यही की प्रिंसेस बैठी हुई थी। उस लड़की को देखकर री अपने मन में कहता है, ये राजकुमारी सच में काफ़ी ज़्यादा ही सुंदर है और इसका चार्म तो काफ़ी ज़्यादा ही प्यारा है। इसने लड़कों वाले कपड़े पहने हैं पर फिर भी ये बिल्कुल भी ऑकवर्ड नहीं लग रही है। ये इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ही कमाल की लग रही है। यही की प्रिंसेस खड़ी होकर री को कहती है, मैं एम्पायर के साथ प्राइवेट में बात करना चाहती हूँ, तुम बाहर जाओ। यह सुनकर री बाहर चले जाता है और री गुस्से से अपने मन में कहता है, यही कबीले वाले सच में काफ़ी ज़्यादा ही चालाक हैं। अगर कोई भी आम आदमी यहाँ पर होता तो वो जरूर इस प्रिंसेस की बाहों में अपने आप को गिरा देता और इसके पीछे पागल हो जाता। पर ये काफ़ी ज़्यादा ही बुरा है। हमारा मेन रीड के है, वो इसके प्यार में नहीं गिर सकता। तभी कोई कहता है, हिज मैजेस्टी राजकुमारी को अपने कमरे में रहकर गए हैं। यह सुनकर री के मुंह पर एक जोर का थप्पड़ बजता है और री काफ़ी गुस्से से जायज़ होते हुए अपने मन में कहता है, क्या उसने नहीं कहा था कि वो बस मुझसे प्यार करता है। क्या उसने सच में एम्प्रेस का ओढ़ा मेरे लिए छोड़ा था और अब वो एक लड़की को अपने साथ चैम्बर में रहकर गया है। क्या वो सब बस एक सफेद झूठ था। अब तक तो उन दोनों ने वो सब करना शुरू भी कर दिया होगा। क्या बात है, ये नोबल BA से PG यानी कि बॉयज गर्ल्स लव स्टोरी में बदल चुकी है।
क्या बकवास है। हरी उदासी से अपने मन में आगे कहता है, सच में भावनाओं का होना काफी ज्यादा ही मुश्किल होता है। अभी बस यही की राजकुमारी यहाँ पर आई है। नूरजान ने आते सार ही उसे अपने कमरे में लेकर चले गया। अभी तो बस एक ही है पार्ट में नूरजान अपना हरम तो काफी लड़कियों से भर देगा। तभी एक सर्वेंट कहता है, मेरे ख्याल से हिज मैजेस्टी को जल्द ही गर्म पानी चाहिए होगा, है ना। दूसरा कहता है, हाँ उन्हें चाहिए ही होगा, हमें पहले ही तैयार कर देना चाहिए। यह सुनकर री का गुस्सा बढ़ने लगता है, पर री अपने मन में कहता है, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, मैं बिल्कुल शांत हूँ, मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा है। तभी वो सर्वेंट कहता है, मैं हिज मैजेस्टी को समझ पा रहा हूँ, यही की राजकुमारी सच में काफी ज्यादा ही खूबसूरत है। दूसरा सर्वेंट कहता है, हाँ तुमने सही कहा, पुराने समय से ही जो हीरो होते हैं वो सुंदर लड़कियों के प्यार में पड़ जाते हैं। यह सब सुनकर री का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ने लगता है। तभी वो सर्वेंट आगे कहता है, अगर उसने हिज मैजेस्टी को कोई भी बेटा नहीं दिया तो। यह सुनकर दूसरा कहता है, ये तो काफी ज्यादा ही बुरा होगा, वो ऐसा नहीं करेगी ना। ये सुनकर री के गुस्से का थर्मोमीटर टूट जाता है और री उन दोनों को चिढ़ाते हुए कहता है, अब तुम दोनों को निकल जाना चाहिए। री को इतने गुस्से में देखकर वो दोनों डर जाते हैं और री उनसे ठंडे पानी की बाल्टी छीनता है और अपने मन में कहता है, तुम्हें बच्चे चाहिए ना नूरजान। तो अब मैं देखता हूँ आखिर कैसे वो सुंदर लड़की इस गर्म पानी को मना करती है। और री काफी गुस्से से अपने मन में आगे कहता है, नूरजान तुम बस मेरे साथ खेल रहे थे, अगर अब इसने कहा कि इसे लड़कियां पसंद है तो ये क्या मुझे ऐसे ही इस दुनिया में दुखी कर छोड़ देगा क्या। अब ये सब कुछ मेरे बर्दाश्त के बाहर होता जा रहा है। जहाँ पर नूरजान और यही के प्रिंसेस बैठे हुए थे, री उस कमरे का दरवाजा रात मारकर गुस्से से तोड़ देता है और री अपने मन में कहता है, अब मैं तुम्हें ठंडा पानी दूंगा और देखता हूँ आखिर तुम्हारी वो छोटी सी चिड़ी अब क्या करती है। और री उस कमरे के अंदर जाकर देखता है कि यही के प्रिंसेस और नूरजान आराम से बैठे हुए हैं और बातें कर रहे हैं और री को वहाँ पर देखकर रानी से वो दोनों री को ही देख रहे हैं और री यह सब देखकर काफी ज्यादा ही डर जाता है और री जाते हुए कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको परेशान किया। ये सुनकर नूरजान री को कहता है, रुको। ये सुनकर री और भी ज्यादा तेजी से भागने लगता है और री भागते हुए नूरजान का गुस्से व चेहरा याद कर कर अपने मन में कहता है, आखिर अब कौन इडियट रुकेगा, अगर इस वक्त मैं रुक गया तो मैं कैसे ये सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा। क्या मैं ऐसा कहूँगा कि मैं जेलसी के मारे बस ऐसे ही अंदर आ गया हो। इस वक्त जैसे नूरजान दिख रहा था और नूरजान ने बस अभी एक ही चीज कही है कि रुको, क्या वो मुझे अब जाने देगा। हाँ नूरजान गार्ड्स को कहता है, गार्ड्स जाओ हर दरवाजे जी को मेरे पास लेके आओ। ये सुनकर गार्ड्स कहते हैं, जी योर मैजेस्टी। हाँ नूरजान यही की राजकुमारी को कहता है, हम कहाँ पर थे। ये सुनकर वो यही की राजकुमारी कहती है, हम बात कर रहे थे कि कैसे मेरे फादर मेरी मदर के लिए रैबिट पकड़ के लाते थे और मेरी मदर को वो रैबिट भून कर खाना काफ़ी ज़्यादा ही पसंद था। मेरे फादर हमेशा मेरी मदर के लिए काफ़ी सुंदर सुंदर कपड़े खरीदते थे और वो उन्हें दुनिया की सबसे ज़्यादा सुंदर लड़की बना कर रखते थे। यह सुनकर नूरजान स्माइल करता है। तभी गार्ड्स अंदर आते हैं और कहते हैं, योर मैजेस्टी हम एडवाइजर जी को लेकर आ गए हैं। री काफ़ी डरा हुआ खड़ा हुआ था
हरी बस मोजियांग को देख रहा था। मोजियांग री को देखकर स्माइल करते हुए कहता है, एडवाइजर जी, आप पानी की बाल्टी लेकर आखिर आप करना क्या चाहते थे? और यहीं पर हमारा चैप्टर 118 भी एंड हो जाता है।